ईदी अमीन के महल के कमरे में तान्या सो रही थी। अचानक आधी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सामने एक विशालकाय बॉडी वाला दानव रूपी आदमी खड़ा था, वो भी निवस्त। आखिर ये कौन था आदमी जो उसके कमरे में घुस गया था, वो भी निवस्त, और क्या करने वाला था तान्या के साथ? ये तान्या कौन थी जो ईदी अमीन के महल के कमरे में पहुंच गई थी? आखिर ये यहाँ कैसे आई? और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का यूट्यूब मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं रोज़ इसी तरह का नया नया वीडियो, नए नए कंटेंट, कहानी आपको सुनाता रहूं। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरा जो अपलोड होने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है युगांडा के क्रूर राष्ट्रपति ईदी अमीन की। ईदी अमीन जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए बहुत ही फेमस था। उसका दो ही शौक़ था, एक इंसानी मांस खाना और दूसरा औरतों के साथ क्रूर तरीके से संबंध बनाना। बंगाली औरतों के साथ क्रूर तरीके से संबंध बनाना, यही उसका दो शौक़ था। वह कहते हैं कि बहुत से अपने दुश्मनों को मार के उनके मांस का सूप बना के पी जाता था। वह बहुत ही विशालकाय बॉडी वाला था, 6 फुट लंबा, 6.5 फुट लंबा और 140 किलो उसका वज़न था। बहुत ही सर से लेके पैर तक दानव रूपी उसकी बॉडी थी, जो कोई भी देखता उसकी बॉडी को देख के डर जाता था। या ईदी अमीन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस था और अपनी अय्याशी के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस था। इसको बंगाली लड़कियों का बहुत ही शौक़ था। तान्या मुखर्जी जो हिंदुस्तान में एक पत्रकारिता का काम करती है, वह युगांडा चली जाती है। वहाँ पे वह पत्रकारिता करने जाती है और वहाँ की सरकार से परमिशन लेके युगांडा के पूरे शहर का वो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाती है। वहाँ की सरकार उसको परमिशन दे देती है और वह डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाती है। पूरे युगांडा घूमने के बाद वह कंपाला जो युगांडा की राजधानी है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ के गवर्नर से उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के दौरान तान्या मुखर्जी और वहाँ का गवर्नर काफ़ी घुल मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और तान्या वहाँ के गवर्नर से कहती है कि अगर यहाँ के राष्ट्रपति ईदी अमीन से उसकी मुलाकात हो जाए, उसका इंटरव्यू हो जाए, तो उसका युगांडा पे आना सफल हो जाएगा। तो वहाँ का जो गवर्नर रहता है कहता है ठीक है, मैं बात करके बताऊँगा, तुम इंतज़ार करना। तान्या मुखर्जी अपने कमरे में रूम पे वापस आ जाती है। एक हफ्ते बाद उसे गवर्नर फ़ोन करता है कि ईदी अमीन जो है वो इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए, मगर वह इंटरव्यू जो देंगे अपने घर में, यानी अपने महल में देंगे। और तान्या कहती है ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। वह खुश हो जाती है कि ईदी अमीन अपने महल में बुला रहा है और इसी बहाने वह महल भी देख लेगी। तो उसके इंटरव्यू का डेट और टाइम फिक्स हो जाता है। एक हफ्ते बाद वह ईदी अमीन का इंटरव्यू लेने के लिए उसके महल में पहुंच जाती है। जैसे ही ईदी अमीन का उससे सामना होता है, ईदी अमीन उसको देखते ही रह जाता है। अब उसको तान्या को देखते ईदी अमीन के मन में उसको भोगने की लालसा पैदा होने लगती है, मगर तान्या उसके अंदर क्या विचार चल रहा था उसको समझ नहीं पाती है। तान्या मुखर्जी का जब ईदी अमीन से सामना होता है तो वह उसको देखते ही रह जाता है। वह भला सी खूबसूरत थी, वह बंगाल की रहने वाली थी, बंगाली थी। बंगाली औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ईदी अमीन उसको देख के उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उसके साथ सेक्स करने की विचार उसके मन में आने लगता है। इसी दौरान जो तान्या मुखर्जी होती है, ईदी अमीन का इंटरव्यू लेती है, मगर वह उसके विचारों को भाप नहीं पाती। उसके अंदर क्या विचार चल रहे थे, कितने घिनौने ख्याल चल रहे थे ईदी अमीन के दिमाग में, वह उसको भाप नहीं पाती। वह उसका इंटरव्यू लेती है, करीब 2 घंटे इंटरव्यू चलता है। उसके बाद ईदी अमीन अपने जो उसके कर्मचारी होते हैं उससे कहते हैं कि इनको शाही मेहमान बना के 1 हफ्ता तक रखा जाए। तो यह सुन के जो तान्या मुखर्जी होती है वह और भी बेहद खुश हो जाती है कि उसकी इतनी इज्जत हो रही है। ईदी अमीन के कमरे में शाही मेहमान बन के वह रहती है और उसे पूरा युगांडा घुमाया जाता है। उसे कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। 1 हफ्ते बाद उसका एक कर्मचारी ईदी अमीन का उससे मिलता है, तान्या मुखर्जी से। वो कहता है कि ईदी अमीन
आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तान्या और खुश होती है कि ईदी अमीन के साथ डिनर करने की ये बड़ी अच्छी बात है और उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वह तैयार हो जाती है और 1 हफ़्ते बाद वह ईदी अमीन के साथ महल में डिनर करने के लिए पहुंच जाती है। साथ ही डिनर के साथ और भी बहुत सारे मेहमान आए थे, वो लोग भी डिनर करते हैं और वहाँ पे खूब नशा भी होता है, नशे की चीज़ भी होती है। तो तान्या भी नशा करती है। नशा करने के बाद वह बहकने लगती है। ईदी अमीन के जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको उसके कमरे तक छोड़ आते हैं। उसके बाद रात 12 बजे ईदी अमीन तान्या के कमरे में पहुंच जाता है और ईदी अमीन को देख के तान्या बहुत ही घबरा जाती है। ईदी अमीन मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मगर वह कुछ समझ नहीं पाती है। ईदी अमीन एकदम निवस था, 7 फुट लंबा, आदमकाय, विशालकाय, राक्षस जैसी बॉडी और 140 किलो उसका वज़न था। सर से लेकर पैर तक एकदम काला लेट आदमी था। उसका सामान बहुत ही बड़ा था, हैवी। उसको देख के तान्या डर जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। मगर ईदी अमीन बिना कुछ बोले नशे में धुत होता है और वह उसके सारे कपड़े धीरे धीरे करके उतार देता है। तान्या हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है, मना करती है, उसका विरोध करती है, मगर ईदी अमीन कुछ नहीं सुनता और वह उसके कपड़े उतारने के बाद संबंध बनाने लगता है। बहुत ही क्रूर तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। तान्या इस दौरान 2-3 बार बेहोश भी हो जाती है। उसके बाद पता नहीं क्या उसको तान्या में दिख जाता है कि सारी रात वह अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है। तान्या की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह जब तान्या फ्रेश होती है तो वह कर्मचारियों से कहती है कि उसे इंडिया पहुंचा दिया जाए। मगर वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि जब तक ईदी अमीन का ऑर्डर नहीं होगा वह इंडिया नहीं जा पाएगी। इसका मतलब साफ था कि तान्या का अपहरण हो चुका है, वह यहाँ कैद हो चुकी है। अब यह खेल दिल्ली का हो चुका होता है और रात के 12 बजे ईदी अमीन रोज़ तान्या के साथ अप्राकृतिक रूप से और बहुत ही क्रूर तरीके से संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे तान्या को इसकी आदत पड़ जाती है और वह उसे झेलने लगती है। धीरे धीरे ईदी अमीन भी समझ जाता है कि उसको बंगाली लड़कियां झेल पाती हैं, झेल लेंगी। इसीलिए वह सोचता है, तान्या से कहता है कि तुम मेरे लिए और बंगाली लड़कियों का इंतज़ाम करो, मैं तुम्हें अपनी बेगम बना लूँगा। मगर तान्या इससे इनकार करती है और कहती है कि मैं इस पाप में भागीदार नहीं बन सकती, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैं किसी और दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी को नरक नहीं बना सकती। तान्या मुखर्जी ईदी अमीन का फरमान मानने से इनकार कर देती है। वह उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि मैं इस नरक वाली ज़िंदगी में दूसरी लड़कियों को नहीं ढकेल सकती। धीरे धीरे ईदी अमीन का इंटरेस्ट भी तान्या में ख़त्म होने लगता है, उसका मन भर जाता है तान्या से। फिर वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे और बंगाली लड़कियां चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसका एक असिस्टेंट होता है, उसका नाम सरफराज होता है। वह तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपने एजेंट को बंगाल में एक्टिव कर देता है। बंगाल में उसके एजेंट विज्ञापन निकालते हैं कि युगांडा में बहुत लड़कियों की आवश्यकता है, उसके लिए उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां आती हैं उसके ऑफिस में, इंटरव्यू देती हैं। उसमें से सिर्फ 2 लड़कियों का वह सिलेक्शन करता है। उसमें से एक लड़की का नाम होता है मिष्टी मुखर्जी, एक का नाम होता है पायल मुखर्जी। वह बेहद ही खूबसूरत थी, जितनी भी लड़कियां आई थी उसमें बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों तैयार हो जाती हैं और युगांडा के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। युगांडा उनको लाया जाता है, उनके एजेंट पहुंचा देते हैं मिष्टी मुखर्जी को और पायल रॉय को। दोनों को ये जो राष्ट्रपति है, युगांडा का राष्ट्रपति, उसके महल में पहुंचा दिया जाता है। मिष्टी मुखर्जी को और ये पायल रॉय को, दोनों को खूब सजाया धजाया जाता है, खूब कपड़े पहनाया जाता है। दोनों समझती हैं कि शायद ये नौकरी का कोई पार्ट हो, वह कोई विरोध नहीं करती। फिर जब तैयार करा दिया जाता है उनको, और आधी रात को उनके ईदी अमीन राक्षस रूपी आदमी उसके कमरे में पहुंच जाता है। दोनों उसको देख के डर जाती हैं, उनकी रूह कांप जाती है। वह उनको धीरे धीरे उनको यातना देता है, उनकी पिटाई करता है और उनके कपड़े धीरे धीरे करके उतार देता है। उनको देखते ही वह पागल हो जाता है और लगातार दोनों के साथ संबंध बनाने लगता है, एक के बाद दूसरे से। पहले मिष्टी मुखर्जी से,
फिर पायल रॉय से। संबंध बनाने के दौरान एक की तो मौत हो जाती है, दूसरी इस खेल का हिस्सा बन जाती है, यानी पायल मुखर्जी उसको झेल लेती है और ये खेल उसका चलता रहता है। इसी तरह हर महीने उसके लिए नई नई लड़कियों का इंतज़ाम होता रहता है। इस तरह करीब 140 से लेकर 170 तक लड़कियां बंगाल से युगांडा भेजी गई थी। उसमें से कुछ की तो मौत हो जाती है, कुछ लापता हो जाती हैं, कुछ मिलती ही नहीं, और कुछ जो मिलती हैं तो उनकी ज़िंदगी नरक हो चुकी होती है। 2003 में जब इसकी मौत हो जाती है कैंसर से, तो ये ईदी अमीन की मौत हो जाती है कैंसर से। उसके बाद इंडिया की सरकार वहाँ की जो बंगाल से लड़कियाँ गई थी उसका रेस्क्यू करती हैं। रेस्क्यू करने के दौरान कुछ लड़कियाँ जो ज़िंदा बची होती हैं वो वापस आ जाती हैं, कुछ तो लापता हो जाती हैं, कुछ की मौत हो जाती है, और जो बची हुई लड़कियाँ होती हैं उनको गुपचुप तरीके से उनके घर पहुँचा दिया जाता है। तो यह थी आज की सच्ची घटना युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की, जो दुनिया में एक राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस था, और 2003 में उसकी कैंसर से मौत हुई थी। इसका दो ही शौक़ था, एक इंसानी गोश्त खाना और दूसरा लड़कियों के साथ बर्बरतापूर्वक क्रूर तरीके से संबंध बनाना, वो भी बंगाली लड़कियों के साथ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन का दो ही शौक़ था, एक तो लड़कियों के साथ क्रूर तरीके से संबंध बनाना, वो भी बंगाली लड़कियों के साथ, और दूसरा यह अपने दुश्मन को मार के उसका मांस खा जाता था, उसका सूप बना के पी जाता था। तीसरा यह कछुए का ब्लड पीता था ताकि उसकी मर्दानी पावर उसका बढ़ सके। ये ईदी अमीन जो था युगांडा का सबसे क्रूर राष्ट्रपति था, सबसे अय्याश राष्ट्रपति। दुनिया में ऐसा आदमखोर राष्ट्रपति कहीं नहीं देखा गया।